दोस्तों, क्या 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करके 5 लाख रुपए बनाए जा सकते हैं? तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है। उसके लिए आपको चाहिए सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और थोड़ा सा पेशेंस। आज की वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि जब हम लोग छोटे अमाउंट से कोई बड़ा गोल सेट करते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक्स सही हैं तो आप सही जगह पर लैंड करेंगे। इसके लिए हमें समझना जरूरी है कि क्या क्या पॉइंटर्स हैं और क्या क्या स्टेप्स हैं जो हमें देखने हैं और समझने हैं। पहला स्टेप जो इस तरीके के छोटे अमाउंट से, और अगर आप एक कोई बड़ा गोल लेकर चलते हैं तो उसमें पहला स्टेप आता है राइट माइंडसेट। राइट माइंडसेट की जब मैं बात करता हूं तो यह समझना जरूरी है कि हमारा माइंडसेट इस चीज को डिटरमाइन करता है कि क्या स्ट्रेटजी हम लेकर चलेंगे। वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे राइट माइंडसेट आपको यह बताएगा कि कितने अमाउंट डालकर कितना बड़ा गोल आप अचीव कर सकते हैं या रख सकते हैं। राइट माइंडसेट में पहली चीज जो होती है, जो हमें समझने की जरूरत है, उसे हम लोग बोलते हैं टाइम होराइजन। अब टाइम होराइजन क्या बला है? टाइम होराइजन होता है मतलब कितने समय तक के लिए, कितने लंबे समय तक के लिए टाइम का जो एक, अगर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ले टाइम को, उसे हम लोग टाइम होराइजन बोलते हैं। हमने ज़्यादातर ये पढ़ा होगा कि ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस है, ये वाला अगर टाइम है और ये वाला मनी है तो हम लोग इसको टाइम होराइजन बोलते हैं। ऐसे जो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। टाइम होराइजन में दो चीज़ें आती हैं। पहला स्टेप आता है आपको ये समझना कि जो आपका इन्वेस्टमेंट गोल है वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जब अभी हम आगे स्टेप्स की बात करेंगे कि कितना अमाउंट आपको डालना चाहिए हर महीने किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट या किसी पर्टिकुलर गोल तक पहुंचने के लिए, तो हमें यह समझना जरूरी है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। तो ये आपको नोट करना है। शॉर्ट टर्म कोई भी ऐसा गोल जो अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल में आप अचीव करना चाहते हैं वो शॉर्ट टर्म होराइजन होगा। 6 ईयर से प्लस का अगर कोई आपका गोल है उसे हम लोग लॉन्ग टर्म गोल मानकर चलेंगे। आपने पहले ये डिसाइड कर लिया कि आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कौन सा गोल है। ये गोल आपने लिख लिया। जैसे मान लो मुझे कार फिनेंस करना है, कार खरीदना है, उसके लिए मैंने गोल लिया और ये कार मुझे से फॉर एग्जांपल अगले 2 साल में लेना है, 3 साल में लेना है, 1 साल में लेना है, तो ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल हो जाएगा। इसी तरीके से मुझे एक घर परचेज करना है, गाड़ी परचेज करनी है, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल हो जाएगा। जैसे मान लो हाउस परचेज, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए हाउस परचेज लॉन्ग टर्म नहीं होगा अगर उन्हें अगले 2 साल या 3 साल या 5 साल में ही घर खरीदना है। उनके लिए ये मिड टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा। अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपका लॉन्ग टर्म होगा, क्योंकि रिटायरमेंट ज़्यादातर हम लोग प्लान करते हैं अपने 50s में, 55, 60s में, या कई लोग उसके बाद प्लान करते हैं। तो रिटायरमेंट हमेशा आपका लॉन्ग टर्म का गोल होगा। जब आप टाइम होराइजन को लिख लेते हैं, समझ जाता है कि आपका टाइम होराइजन कितना है, फिर आता है रिस्क असेसमेंट का स्टेप। रिस्क असेसमेंट हम कैसे करेंगे कि हमें लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने के लिए कितना रिस्क लिया जा सकता है। इसमें 2 सब्जेक्टिविटी आती है। पहली सब्जेक्टिविटी है, मान लीजिए कि आपका गोल छोटे समय के लिए है तो वहां पर आप बहुत ज़्यादा रिस्क वाले फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि मार्केट कई बार ऊपर नीचे जाती है, वोलेटाइल होती है। अब जैसे मार्केट आजकल डाउन जा रही है, अब अगर आपने 1 साल में आपने कोई गोल ले लिया और उसमें जो स्मॉल कैप्स हैं, जो ज़्यादा रिस्क वाले फंड्स हैं, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो ये आपको सही रिटर्न नहीं देंगे जब आपको ज़रूरत होगी। तो हमेशा शॉर्ट टर्म गोल के लिए आपको जो कम रिस्क वाले फंड्स हैं, जैसे लार्ज कैप का फंड है या बड़े स्टॉक्स हैं,
उसमें पैसे डालने चाहिए, क्योंकि उनकी वॉलेटिलिटी कम होती है, उनका रिस्क कम होता है। रिस्क असेसमेंट करते समय हमें एक तो किस फंड में कितना रिस्क है ये देखना है, और ये देखना है कि हमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट कहां पर मिलेगा। कंपाउंडिंग एक मैजिक है, कंपाउंडिंग एक मैजिक है, और कंपाउंडिंग के जो मैजिक का इफेक्ट आपको लॉन्ग टर्म होराइजन, जब टाइम होराइजन आपका ज़्यादा होता है तभी इसका बेनिफिट मिलता है। जितने लंबे समय तक आप प्लान कर पाएंगे उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अगर कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट, कोई भी ऐसा गोल जहां पर आपको लगता है कि पैसे कम डालने हैं, रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलना है, वहां पर आपको ज़्यादा रिस्क वाला और लंबे समय के लिए, मतलब टाइम होराइजन ज़्यादा होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान में देनी है। प्रॉब्लम यहीं पर होती है कि हम में से ज़्यादातर लोग प्लानिंग जब करते हैं तो रियल असेसमेंट नहीं करते। किस पोर्टफोलियो में पैसे डालने हैं, किस पर्पस के लिए डालने हैं, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, उसमें रिस्क कितना है, टाइम होराइजन कितना है, हम इन चीज़ों को मिस कर देते हैं। इसीलिए हम एक प्लान्ड फ्यूचर पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया जो आपको कंपाउंडिंग और रिस्क असेसमेंट आपको करना है, और कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको समझना है। दोस्तों, हमारी वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं। अगर आपने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही समय है सब्सक्राइब करने का। आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक हमें सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप ये है, स्टेप नंबर 2, कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कौन कौन से हैं। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कौन कौन से हैं, तो पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। उसके बाद उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन आपके लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए होता है जो बिल्कुल फिक्स एसेट वाली चीज़ें होती है, जैसे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना या ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना जहां पर आपका रिस्क बहुत कम है और एक एवरेज रिटर्न मिलता है। एफडी है, गोल्ड है, पीपीएफ है, ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें आपको बेनिफिट तब मिलेगा जब आप लंबे समय तक होल्ड कर पाएंगे, तब कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। दूसरा ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड या एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना। तो पहला ऑप्शन नंबर 1 हो गया हमारा गोल्ड, एफडी एटसेट्रा। अब इसमें मैं गोल्ड को प्रेफरेंस दूंगा, एफडी को कम प्रेफरेंस दूंगा। दूसरा ऑप्शन हो गया हमारा एसआईपी या म्यूचुअल फंड। एसआईपी या म्यूचुअल फंड में, एसआईपी या म्यूचुअल फंड जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें ये ध्यान देना है, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड जिसको हम पिक करेंगे और उसमें कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। मार्केट ऊपर जा रही है तभी भी, मार्केट नीचे जा रही है तभी भी, ये एवरेज आउट करके लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देता है। तो ऑप्शन 2 हो गया म्यूचुअल फंड, ये ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास स्टॉक्स। स्टॉक्स की जब मैं बात करता हूं तो मैं शेयर मार्केट में जो स्टॉक्स हैं, जैसे टाटा का शेयर आपने ले लिया, टाटा मोटर्स ले लिया, रिलायंस का शेयर ले लिया, या छोटी कंपनीज का शेयर ले लिया। अब इसके प्रोज और कॉन्स हमें साथ में देखते चलने हैं। जब हम किसी बड़ी कंपनी का स्टॉक लेते हैं तो उस पर रिटर्न एक्सपेक्टेड कम मिलता है, और ज़्यादातर केसेस में आपको 10%, 8%, 7%, 12%, 14% मैक्सिमम मिलता है रिटर्न। लेकिन जब आप रिस्क ज़्यादा वाले लेंगे तो उसमें आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है, बट वोलेटिलिटी भी होती है, मतलब वो ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, फ्लक्चुएशन भी हो सकता है। तो स्टॉक्स हमारे पास तीसरा ऑप्शन हो गया। चौथा ऑप्शन हमारे पास है P2P लेंडिंग। P2P लेंडिंग क्या होता है? जैसे पीयर टू पीयर लेंडिंग, बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो P2P लेंडिंग देती हैं। जैसे थोड़ा सा एफडी से ज़्यादा रिस्क होता है, बट रिटर्न इसमें एवरेज मिलते हैं। चौथा ऑप्शन आपके पास आ जाएगा बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना। बॉन्ड्स किस तरीके के? बहुत सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी आते हैं, बहुत सारे प्राइवेट बॉन्ड्स भी आते हैं, उनको आप खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बॉन्ड्स में नॉर्मली रिस्क कम होता है कंपेयर टू स्टॉक या शेयर हम परचेज करते हैं उससे, लेकिन इसमें रिटर्न भी कम मिलता है। अब हम इन सारी चीज़ों का अपने रिस्क मैनेजमेंट जो हमने किया हुआ है, रिस्क असेसमेंट किया था और लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म हमारा गोल था, उस पर रखेंगे और देखेंगे कि हम कहाँ पर, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए कहाँ पर फिट होता है। तो ये स्टेप नंबर 3 आपका आ जाएगा रिस्क असेसमेंट और डाइवर्सिफिकेशन।
अब नॉर्मली जब हम लोग रिस्क असेसमेंट या डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो कई सारे लोग एक रूल देते हैं, दो इस रूल से थोड़ा सा मैं डिराइव मतलब थोड़ा मेरा ऊपर नीचे होता है, बट फिर भी मैं आपको दे देता हूं। हम लोग SIP में डालेंगे 60%, स्टॉक्स में डालेंगे 30% और P2P में डालेंगे 10%। अब ये क्या किया, इसने आपका रिस्क को बैलेंस कर दिया। जैसे SIP में अगर 60% आप डाल रहे हो, उस 60% मान लो आपने 10,000 रुपये टोटल सोचे कि 10,000 रुपये मुझे डालना है, 10,000 में से 6,000 रुपये आपने SIP में डाल दिए। अब उस 6,000 रुपये को भी मैं 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। तो मैं डालूंगा करीब 60%, इस 60% का 60% स्मॉल कैप में, 20% मैं डालूंगा मिड कैप में और 20% में डालूंगा लार्ज कैप में। तो ये मेरा डाइवर्सिफिकेशन भी यहां पर हो गया और मुझे SIP का बेनिफिट भी मिल गया। स्टॉक में मैं 30% डालूंगा। इस 30% अमाउंट को से फॉर एग्जाम्पल वही 10,000 का एग्जाम्पल लेते हैं तो 3,000 रुपीज आपके होते हैं। इस स्टॉक को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट मैं फॉर्च्यून 500 कंपनीज या जो बड़ी कंपनीज हैं भारत की टॉप 100 कंपनीज हैं विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, जिसका हर महीने हर क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, लॉस में नहीं जा रही है, मार्केट मोटा मोटा ऊपर जा रहा है, तो उस पर मैं डालूंगा अपना 50% और 50% मैं डालूंगा स्मॉल कंपनीज में जिनका पोटेंशियल हाई है। सारे मतलब पेनी स्टॉक मैं नहीं लूंगा, जो छोटे स्टॉक्स हैं कि ऊपर अचानक से रॉकेट की तरह भाग जाएंगे उसमें मैं नहीं लूंगा। जो स्मॉल कंपनीज है लेकिन जिनका पोटेंशियल है, कैसे पता चलेगा? जो भी इंफ्रा वाले फंड हैं, अब भले वो छोटी कंपनी है लेकिन इंफ्रा में उनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंफ्रा की कंपनीज हैं, उसमें मुझे ऐसे लगता है क्योंकि भारत में इंफ्रा का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है आगे आने वाले कुछ सालों में इंफ्रा के जो शेयर्स होंगे, इंफ्रा सेक्टर के जो शेयर्स होंगे वो ऊपर जाएंगे, तो मैं इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। दूसरा, मुझे क्लीन एनर्जी, अब क्लीन एनर्जी जैसे जो सोलर के जो प्लांट्स हैं, बायो के प्लांट्स हैं, इन सेक्टर्स में काम करने वाली जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स में लूंगा। ध्यान देना है कि मैंने जो लार्ज कैप डाला था, लार्ज कैप में भी सब में नहीं डाला था, मैं उन बड़ी कंपनीज में मैंने डाला था जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। छोटी कंपनी में मैं डाल रहा हूं तो छोटी कंपनी में भी मैं जिनका पोटेंशियल है उन कंपनीज में डाल रहा हूं, जैसे इंफ्रा के हैं, क्लीन एनर्जी के। ऐसा नहीं कि किसी भी स्मॉल कैप में डाला या पेनी स्टॉक में डालना शुरू कर दिया और बाद में मुझे रिटर्न अच्छा मिलेगा, वो लालच नहीं करना है, उस लालच से हमें बच के रहना है। अच्छा, तो एक तो मैंने ये देख लिया कि इंफ्रा और इसमें कर दिया। और अगर P2P की बात करें तो मैं 10% P2P में डालूंगा, और अगर आप नहीं डालना चाहते तो जैसे मैं P2P पे नहीं डालता हूं तो उसको भी मैं स्मॉल कैप के वाले फंड में शिफ्ट कर देता हूं। अब ये जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है दोनों तीनों कैटेगरी में, इसमें मैं 2-3 चीजों का ध्यान दूंगा। पहला चीज है पैनिक सेल नहीं करना है। पैनिक सेल नहीं करना है। मार्केट नीचे गया आज, सेल कर दिया, मार्केट ऊपर गया अचानक से बेच दिया, या मार्केट ऊपर गया तो और खरीद लिया। ये ज्यादातर लोग गलती करते हैं। मार्केट ऊपर जाता है तो खरीदते हैं, मार्केट डाउन जाता है तो सेल करते हैं। उसके बजाय मैं क्या करता हूं, मैं जब मार्केट नीचे जाता है तो खरीदता हूं, मार्केट ऊपर जाता है और अगर मुझे लग रहा है कि अब ये ब्रेकडाउन होने वाला है तो मैं बेचता हूं। दोस्तों, हमारी वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं। अगर आपने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही समय है सब्सक्राइब करने का। आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक हमें सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पैनिक सेल नहीं करना है। दूसरा, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी मतलब अगर मैं किसी बड़ी कंपनी का शेयर ले रहा हूं, टाटा मोटर्स का, महिंद्रा का, या किसी भी ऐसी कंपनीज का, जो रिलायंस का, अडानी का, तो मैं उसमें लॉन्ग टर्म तक बना रहूंगा। छोटे आने वाले फ्लैक्चुएशन से मैं नहीं डरूंगा। तीसरा पॉइंट है, जब डिप्स आते हैं
अगर मान लो अगर मैंने ऊपर के जो अभी फंडामेंटल समझे थे कि बड़ी कंपनीज उनका फंडामेंटल स्ट्रांग हो, छोटी कंपनीज जो पोटेंशियल जिनका है, अगर मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है और उनका मार्केट डाउन जाने लगा, नीचे जाने लगा, तो मैं उस समय क्या करता हूं, मैं डिप्स पे मार्केट नीचे जाता है तो सेल नहीं करता, बल्कि उसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता हूं, और पैसे अगर मेरे पास है तो मैं उसमें और पैसे डालता हूं और शेयर खरीदता हूं। इससे एक तो मेरा एवरेज आउट होता है कि कभी महंगा लिया था, फिर थोड़ा सस्ता लिया, फिर थोड़ा और सस्ता ले लिया, क्योंकि मुझे पता है ये कंपनीज बंद होने वाली नहीं है, ये लिस्टेड कंपनीज हैं, तो लॉन्ग टर्म में मुझे अच्छा रिजल्ट देंगी। मुझे 1 साल या 2 साल की प्लानिंग भी नहीं करनी है, मुझे प्लानिंग तो अपने 50 साल की करनी है, जो अभी करीब 13-14 साल बचा हुआ है, तो मैं उस हिसाब से प्लानिंग कर रहा हूं। डिप्स पे मुझे और ज़्यादा परचेज करना है, डिप्स पे मुझे सेल नहीं करना है। अब एक मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ, रियलिस्टिक कैलकुलेशन बताता हूँ, ताकि जो आपको जो अभी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि 5,000 रुपये हर महीने डाल के और 5 लाख रुपए बनाने की बात कर रहे थे, हम ये देखेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट करें। एक मान लेते हैं कि SIP या किसी चीज़ में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और करीब 12% का रिटर्न हमें मिल रहा है, मोटा मोटा इतना रिटर्न हमें मिल जाता है अगर ठीक ठाक से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो और ये मान के चलते हैं 5,000 रुपीज़ हर महीने में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जो स्टार्टिंग में हमने लिया था कि 5,000 रुपीज़ मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, 12% का रिटर्न मुझे मिलेगा। अगर मैं 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूं, 5,000 रुपए हर महीने, 12% का मुझे रिटर्न मिल रहा है, 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो ये 4.1 लाख रुपीज हो जाएगा, 4,10,000 रुपए हो जाएगा। अगर मैं इसे 10 ईयर्स के लिए करता हूं तो ये मेरा अमाउंट हो जाएगा 11.6 लाख। अगर मैं इसे 15 ईयर्स के लिए करता हूं तो ये मेरा अमाउंट हो जाएगा 30.2 लाख। अब आप देखो ये किस तरीके से बढ़ रहा है, ये डबल से ज्यादा हो गया, ये लगभग ट्रिपल हो गया। तो टाइम होराइजन यहां पर मैटर कर रहा है, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि टाइम होराइजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम अपने गोल को सेट करते हुए कैसे स्विच करेंगे, इस स्ट्रेटजी को यूज करेंगे। अगर आपको 5 ईयर में 5 लाख रुपए चाहिए तो 5,000 रुपए हर महीने डालने से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये 5 लाख नहीं हो रहे हैं, 4.1 लाख हो रहे हैं। अब हम 2 चीजें कर सकते हैं, या तो हम अमाउंट बढ़ा दें अपना 5,000 को 5,500 या 6,000 कर दें, तो हम ये गोल पे पहुंच जाएंगे, 5 लाख रुपए जो हमें अचीव करने हैं। दूसरा तरीका है कि ये जो 12% का आपको रिटर्न मिल रहा था, इस रिटर्न को मैं बढ़ा के 15% कर दूं। तो अब मुझे ऐसे स्टॉक्स देखने हैं, ऐसे SIPs देखने हैं जिसमें कम से कम 15% का मेरा रिटर्न मिल जाए। तो मैं थोड़े से रिस्क वाले फंड्स में जाऊंगा जहां पर रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो 5 साल में मुझे 5.4 के बजाय ये करीब 5.5 लाख के आसपास मिल जाएगा। अब अगर आपका 5,000 रुपए हर महीने डाल के 10 साल में विजन था, तो फिर तो आपके 11 लाख हो रहे हैं, 11.5 लाख हो रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 5 साल में आपका था तो आपको या तो यहां पर गेम करना होगा, इसको चेंज करना होगा, या जो 5,000 रुपीज आप हर महीने डाल रहे थे इसमें करना होगा। दोस्तों ये जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने बेसिक्स को और फंडामेंटल्स को समझते हैं और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो हमारा इन्वेस्टमेंट ना रखकर वेल्थ बन जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों से बातें करी हैं, हर समय मुझे ये समझ में आया है, ज़्यादातर लोग ये स्ट्रेटजीज, ये पॉइंटर्स जानते हैं बट इंप्लीमेंट नहीं करते। आप एक्सेल शीट लीजिए, पेन और पेपर लीजिए और इन पॉइंटर्स को लिखिए, बनाइए। प्लान करके आप रखेंगे, प्लान करके अगर आप लगेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम अपने गोल पर बेहतर तरीके से पहुंच सकते हैं। 4-5 मैं आपको की टिप्स दे रहा हूं जो मैं यूज करता हूं, आपको भी यूज करना चाहिए। अपना बजटिंग हर महीने का करिए, अपने लाइफ के जो भी गोल्स हैं मोटा मोटा उन्हें लिख लीजिए, जैसे रिटायरमेंट, शादी, घर, बच्चे की फीस, बच्चे की पढ़ाई, जहां पर मोटा मोटा खर्चा आने वाला है वो सारे लिख लीजिए और सबके हिसाब से
कितना रिस्क ले सकते हैं किसमें, कितना रिटर्न आपको चाहिए, कितने रुपए आप उसमें डाल सकते हैं, इस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। जब स्ट्रेटजी आप बना रहे हो तो आप ये ध्यान दीजिए कि आज आप जितने पैसे लगा रहे हैं SIP में या शेयर मार्केट में डाल रहे हैं, हर साल वो पैसे बढ़ते रहने चाहिए। क्योंकि आपका रिटायरमेंट गोल होगा से फॉर एग्जांपल 5 करोड़ रुपए, और 5 करोड़ रुपए के हिसाब से इस कैलकुलेशन पे आप इन्वेस्टमेंट आज करना चाहेंगे तो पूरा का पूरा पैसा डालना पड़ेगा। तो जितनी सैलरी आपकी आ रही है तो उतनी सैलरी, जितनी सैलरी आ रही है उतना पैसा तो हम नहीं डाल सकते। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में हो। मतलब आज हम लोग इस साल हर महीने 5,000 रुपीज़ डालेंगे, अगले साल 10% इंक्रीज कर देंगे तो ये 5,500 रुपीज़ हो जाएगा। उसके बाद ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर में जब हम जाएंगे तो हम इसमें इसका 10% और ऐड कर देंगे तो ये 6,150 हो जाएगा। इस तरीके से हर साल मुझे पैसे बढ़ाने हैं, तब आप अपने गोल तक पहुंचेंगे। रियलिस्टिक बनना है और रियलिस्टिक अपने गोल्स रखने हैं, तभी आप इसको अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसी तरीके के और भी फाइनेंशियल टिप्स और नॉलेज आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, दोस्तों को बताइए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।